साथियों नमस्कार और आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल कृष्णा MPPSC पर। साथियों, मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित की जाने वाली सहायक कुल सचिव परीक्षा 2022 के रिवीजन प्रोग्राम में आज हम 5वीं यूनिट यानी पार्ट बी की 5वीं यूनिट का सेकंड पार्ट देखेंगे। ठीक है, यह आज हमारी क्लास 22 है, 22। ठीक है, तो चलिए इसे देखते हैं। देखिए दोस्तों, इसमें हम पढ़ेंगे, देखिए अध्ययन बोर्ड, ठीक है, बोर्ड ऑफ स्टडीज़। तो इसके बारे में धारा 26 में प्रावधान है, यानी मध्य प्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 में धारा 26 में अध्ययन बोर्ड के बारे में बताया गया है। ठीक है, कहा गया है कि प्रत्येक विषय के लिए या विषयों के समूह के लिए जैसा कि परिनियमों द्वारा विहित किया जाए एक अध्ययन बोर्ड होगा। यानी किसी भी विषय के लिए, ठीक है, रूल बना करके एक अध्ययन बोर्ड का निर्माण किया जाएगा। ठीक है, आगे है अध्ययन बोर्ड का गठन। ठीक है, देखिए कैसे गठन होगा। प्रत्येक बोर्ड में निम्नलिखित व्यक्ति होंगे। ठीक है, देखिए तो कौन कौन से व्यक्ति यहाँ पर होंगे? उन विषयों के जिनके लिए कि बोर्ड का गठन किया गया हो, विश्वविद्यालय अध्यापन विभागों तथा प्राध्यान केंद्रों के आचार्य, यानी कि जो वहाँ पर जो यूनिवर्सिटी का जो स्टडी सेंटर है या डिपार्टमेंट है, वहाँ पर जो प्रोफेसर होंगे वहाँ से, है ना, मतलब सब्जेक्ट यानी कि विषय विशेषज्ञ होते हैं जो उन प्रोफेसर, उनकी बात यहाँ पर की गई है। ठीक है, ठीक, चलिए आगे देखेंगे नेक्स्ट। और कौन कौन व्यक्ति इसमें होंगे देखिए, तो महाविद्यालय यानी जो कॉलेज होंगे उनके 2 HOD जो PG स्तर तक टीचिंग करते हों, उनको BC द्वारा यानी कि जो कुलपति हैं उनके द्वारा सीनियोरिटी के आधार पर बारी बारी से नॉमिनेट किए जाएंगे। ठीक है, इसके अलावा क्या है, देखिए यूनिवर्सिटी में अध्यापन विभागों तथा अध्ययन केंद्रों में से एक असिस्टेंट प्रोफेसर जो कि उक्त विषयों का अध्यापन करते हों, है ना, और उन्हें BC के द्वारा सीनियोरिटी के आधार पर बारी बारी से नॉमिनेट किया जाएगा। ठीक है, इसके अलावा देखिए, इसके अलावा यहाँ पर क्या है, महाविद्यालयों में 2 UG लेवल के HOD, ठीक है, मतलब कि स्नातक स्तर तक जो पढ़ाते हों, डिग्री लेवल तक, है ना, उन्हें भी BC द्वारा सीनियोरिटी के आधार पर बारी बारी से नॉमिनेट किया जाएगा। ठीक है, आगे देखेंगे। देखिए उक्त विषयों के अधिक से अधिक 2 टीचर्स, ठीक है, जो कुलपति द्वारा नाम निर्देशित किए जाएंगे। ठीक है, एक विद्यार्थी, ठीक है, जो परिनियमों में अधिकथित की गई एलिजिबिलिटी रखता हो, ठीक है, कुलपति द्वारा नियुक्त किया जाएगा और ऐसे विद्यार्थी सदस्य को 1 वर्ष के लिए नियुक्त किया जाएगा। ठीक है, इसके अलावा देखिए 2 सदस्य जो बोर्ड द्वारा संयोजित किए जाएंगे, उनमें से एक उस विषय में या विषयों के समूह में जिसके लिए बोर्ड बनाया गया है, ठीक है, विश्वविद्यालय से बाहर का कोई विशेषज्ञ होगा तथा उस विषय या विषयों के समूह के मान्यता प्राप्त गवेषणा संस्थान यदि कोई हो उनमें से होगा। ठीक है, अब देखिए इसके बाद हम देखेंगे विद्या योजना तथा मूल्यांकन बोर्ड। ठीक है, इसके बारे में मध्य प्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम में धारा 30 में प्रावधान किया गया है। देखिए विद्या योजना तथा मूल्यांकन बोर्ड में निम्नलिखित सदस्य होंगे। ठीक है, देखिए तो इनमें कौन कौन से सदस्य होंगे हम देख लेंगे। कुलपति यानी BC साहब होंगे, पदेन सदस्य होंगे और अध्यक्ष भी होंगे। ठीक है, कुलपति के सचिव होंगे और जो संकाय होंगे उनके अध्यक्ष होंगे। ठीक है, हेड ऑफ फैकल्टीज़। इसके अलावा महाविद्यालय विकास परिषद का यथास्थिति संकाय अध्यक्ष, विश्वविद्यालय अध्यापन विभागों तथा प्राध्ययन केंद्रों के 3 अध्यक्ष जो कुलपति द्वारा नामजद होंगे। ठीक है, इसके अलावा 2 कॉलेज के प्रिंसिपल होंगे जो कुलपति द्वारा नॉमिनेट किए जाएंगे। ठीक है, इसके बाद देखिए आगे, विद्या परिषद द्वारा नामजद प्रख्यात 3 विद्वान जो विश्वविद्यालय से नहीं होंगे। ठीक है,
एकेडमिक काउंसिल के 3, एकेडमिक काउंसिल द्वारा नॉमिनेट 3 विद्वान, 3 एक्सपर्ट, ठीक है। इसके अलावा उद्योग, कृषि, वाणिज्य, ठीक है, उद्योग, कृषि, वाणिज्य के 2 प्रतिनिधि जो कुलाधिपति द्वारा, देखिए ध्यान देंगे, कुलाधिपति लिखा है, कुलपति नहीं है, कुलाधिपति द्वारा नाम निर्देशित किए गए हों, ठीक है। ये राज्यपाल द्वारा किए जाएंगे, ठीक है, राज्यपाल द्वारा। गणपूर्ति की अगर बात करें तो यह इस बोर्ड के 7 सदस्यों से गणपूर्ति होगी। अवधि की बात करें तो विद्या योजना तथा मूल्यांकन बोर्ड की अवधि 3 वर्ष की होगी, ठीक है। शक्ति और कर्तव्यों के बारे में देखते हैं। देखिए, शक्ति और कर्तव्य की अगर हम बात करें, विद्या योजना और मूल्यांकन बोर्ड के कार्यों की बात करें तो देखिए, विश्वविद्यालय की अल्पकालिक और दीर्घकालिक योजनाएं तैयार करना, ठीक है। इसके अलावा देखिए, फैकल्टीज़ को विद्या संबंधी नए कार्यक्रम सुझाना, ठीक है, संकायों को। विश्वविद्यालय के संबद्ध कॉलेज, जो एफिलेटेड कॉलेज होते हैं, उनका समय समय पर विद्या संबंधी मूल्यांकन करना, ठीक है। अध्यापन पदों को स्थापित करना, योजना की प्रगति का रेगुलरली मूल्यांकन करना, ठीक है, जो भी योजनाएं बनाई गई हैं वो किस तरह से चल रही हैं, ठीक है, इसका एवेल्युएशन करना। आगे देखेंगे। अब इसके बाद है, देखिए, समितियों की बात करते हैं। देखिए, विश्वविद्यालय में कुछ समितियां होती हैं, ठीक है, जिनमें हम देखते हैं समन्वय समिति, ठीक है। यह जो है धारा 34(4) के अंतर्गत बताया गया है, ठीक है, मध्य प्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 में, ठीक है। देखिए, ये क्या क्या है, इनको शक्तियां हैं, तो देखिए, विश्वविद्यालय की कार्यपरिषद द्वारा प्रस्तुत किए गए परिनियमों तथा अध्यादेशों को अनुमोदित करना या अस्वीकार करना, ठीक है। आगे है विश्वविद्यालय, देखिए, विश्वविद्यालय तथा आयुक्त उच्च शिक्षा को स्वप्रेरणा से या किसी विश्वविद्यालय के निवेदन पर अध्यापक विनिमय कार्यक्रम आयोजित कराना, ठीक है। विद्या संबंधी कार्यक्रमों के बारे में विश्वविद्यालय में सहयोग बढ़ाना, समस्त या कुछ विश्वविद्यालयों के सामान्य हितों के विषयों पर विचार करना, ठीक। अपने कामकाज के संचालन के लिए उपविधियां विरचित करना, ठीक है। यह समन्वय समिति की कार्य शक्तियां हैं। अब हम आगे देखेंगे स्थायी समिति, ठीक है। देखिए, स्थायी समिति की बात करें अगर, देखिए, धारा 26(2) के तहत विद्या परिषद की अपनी एक स्थायी समिति होती है। स्थायी समिति का गठन स्वयं विद्या परिषद द्वारा अपने सदस्यों में से ही किया जाता है। स्थायी समिति में कितने सदस्य होंगे, यह विद्या परिषद स्वयं तय करती है। स्थायी समिति के कार्य शक्तियों का निर्माण भी विद्या परिषद द्वारा ही किया जाता है, ठीक है। अब हम बात करेंगे परीक्षा समिति की। देखिए, परीक्षा समिति की अगर बात करें तो देखिए, यह विद्या परिषद की ही उप समिति है। इसका गठन धारा 26(1) के तहत विद्या परिषद द्वारा ही किया जाता है। इसके कार्य शक्तियों की अगर बात करें, परीक्षा समिति के कार्य शक्तियों की, तो देखिए, परीक्षाओं का टाइम टेबल बनाना, परीक्षाओं का इंतजाम एवं संचालन करना, यह परीक्षा समिति का कार्य है, ठीक है। अब देखते हैं परीक्षा फल समिति, ठीक है। देखिए, परीक्षा फल समिति क्या है, देखिए यहाँ पर है, देखिए, यह भी विद्या परिषद द्वारा गठित की गई एक उप समिति है। इसका गठन धारा 26(1) के तहत विद्या परिषद द्वारा ही किया जाता है। अगर हम इसके कार्यों की बात करें तो देखिए, परीक्षा परिणामों को तैयार करना और तैयार परीक्षा परिणामों को विद्या परिषद के माध्यम से कार्य परिषद को प्रस्तुत करना, ठीक है। यह परीक्षा फल समिति का कार्य है। इसके बाद देखिए, शोध डिग्री समिति की अगर बात करें तो इसका गठन धारा 26(1) के तहत विद्या परिषद के द्वारा ही किया जाता है। और इसका कार्य अगर हम देखें तो इसका कार्य शोध और संबंधित डिग्री की व्यवस्था का प्रबंध करना, यह जो है शोध डिग्री समिति का कार्य है, ठीक है। देखिए दोस्तों, अब हम आगे बात करेंगे इस यूनिट के अगले टॉपिक, सामान्य न्यायालयीय प्रक्रिया, ठीक है, बेसिक नॉलेज ऑफ जुडिशियल प्रोसीजर। देखिए, तो भारत में कई स्तर के तथा विभिन्न प्रकार के न्यायालय हैं। भारत का शीर्ष न्यायालय नई दिल्ली स्थित सर्वोच्च न्यायालय है।
जिसके मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। नीचे विभिन्न राज्यों में उच्च न्यायालय हैं, ठीक है, मतलब सुप्रीम कोर्ट के बाद जो है वो विभिन्न राज्यों में उच्च न्यायालय या हाई कोर्ट हैं। और उच्च न्यायालयों के नीचे क्या है, जिला न्यायालय और उसके अधीनस्थ न्यायालय हैं, जिन्हें निचली अदालत कहा जाता है। ठीक है, अब देखिए भारत में 4 महानगरों में अलग अलग उच्चतम न्यायालय बनाने पर विचार किया जा रहा है। ठीक है, क्योंकि दिल्ली देश के अनेक भौगोलिक भागों से बहुत दूर है तथा उच्चतम न्यायालय में कार्य का भार भी बहुत ज़्यादा है। ठीक है, देखिए भारत की स्वतंत्र न्यायपालिका का शीर्ष सर्वोच्च न्यायालय है, जिसका प्रधान न्यायाधीश या चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कहलाता है। ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय को अपने नए मामलों तथा उच्च न्यायालय के विवादों दोनों को देखने का अधिकार है। भारत में 25 उच्च न्यायालय हैं। ठीक है, देखिए 25, जिनके अधिकार और उत्तरदायित्व सर्वोच्च न्यायालय की अपेक्षा सीमित हैं। न्यायालय और विधायिका के परस्पर मतभेद या विवाद का सुलह राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। ठीक है, अब देखिए उच्च न्यायालय राज्य के न्यायिक प्रशासन का एक प्रमुख होता है। भारत में 25 उच्च न्यायालय हैं, जिनमें से 3 के कार्यक्षेत्र एक राज्य से ज़्यादा हैं। ठीक है, दिल्ली एकमात्र ऐसा केंद्र शासित प्रदेश है जिसके पास उच्च न्यायालय है। अन्य 7 केंद्र शासित प्रदेश विभिन्न राज्यों के उच्च न्यायालयों के तहत आते हैं। हर उच्च न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश और कई न्यायाधीश होते हैं। ठीक है, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति भारत के मुख्य न्यायाधीश और संबंधित राज्य के राज्यपाल की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। ठीक है, उच्च न्यायालयों के अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति प्रक्रिया भी वही है, सिवाय इस बात के कि न्यायाधीशों की नियुक्ति की सिफारिश संबंधित उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश करते हैं। ठीक है, उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश 62 वर्ष की उम्र तक अपने पद पर रहते हैं। न्यायाधीश बनने की अर्हता यह है कि उसे भारत का नागरिक होना चाहिए। देश में किसी न्यायिक पद पर 10 वर्ष का अनुभव होना चाहिए, या वह किसी उच्च न्यायालय या इस श्रेणी की 2 अदालतों में इतने समय तक वकील के रूप में प्रैक्टिस कर चुका हो। ठीक है, राज्य न्यायपालिका में 3 प्रकार की पीठ होती हैं। ठीक है, अब देखिए एकल पीठ, जिसके निर्णय को उच्च न्यायालय की डिवीजनल खंडपीठ सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है। ठीक है, चलिए आगे हम देखेंगे। यहाँ खंडपीठ 2 या 3 जजों के मेल से बनी होती है, जिसके निर्णय केवल उच्चतम न्यायालय में चुनौती आ सकते हैं। ठीक है, आगे देखिए संवैधानिक या फुल बेंच, सभी संवैधानिक व्याख्या से संबंधित वाद इस प्रकार की पीठ सुनती है और इसमें कम से कम 5 जज होते हैं। ठीक है जी, देश भर में निचली अदालतों का कामकाज और उसका ढांचा लगभग एक जैसा है। इन अदालतों का दर्जा इनके कामकाज को निर्धारित करता है। ये अदालतें अपने अधिकारों के आधार पर सभी प्रकार के दीवानी और आपराधिक मामलों का निपटारा करती हैं। ये अदालतें नागरिक प्रक्रिया संहिता 1908 और अपराध प्रक्रिया संहिता 1973 के आधार पर कार्य करती हैं। अदालतों को इन संहिताओं में उल्लिखित प्रक्रियाओं के आधार पर निर्णय लेना होता है। इन्हें स्थानीय कानूनों का भी ध्यान रखना होता है। ठीक है, दीवानी मामलों के लिए जिला एवं अतिरिक्त जिला न्यायाधीश, सिविल जज जिन्हें सीनियर डिवीज़न और सिविल जज जूनियर डिवीज़न होते हैं। ठीक है, देखिए जबकि आपराधिक मामलों के लिए सत्र न्यायाधीश, अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट आदि होते हैं। ठीक है, देखिए भारत के संविधान के अनुच्छेद 235 के अनुसार अधीनस्थ न्यायिक सेवाओं के सदस्यों पर
प्रशासनिक नियंत्रण उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में आता है। ठीक है, देखिए दोस्तों, हमने अभी अभी यूनिट 5 कंप्लीट की या यूनिट 5 का रिवीजन किया। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा है, पसंद आया है, तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और यदि चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, रिवीजन प्रोग्राम के अगले वीडियो में यूनिट 6 के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।